अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ा इश्क बाय नूर आसिफ अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब्रिश का पूरा बदन तंदूर की मानंद दहकने लगा था। सांसें तेज हुई थी जैसे ज़हरान खानज़ादा ने कुछ और ही समझते इसकी नाइटी के स्ट्रैप में अपनी उंगलियां फंसाई। अब्रिश ने अपने ऊपर झुकते जरान को पूरी कुव्वत से धक्का दिया था। जरान जो बिल्कुल मदहोश होता अब्रिश की नाइटी रिमूव करने लगा था। अब्रिश के धक्का देने पर वो पीछे की तरफ लड़खड़ाया था। जरान ने पीछे होते सुर्ख तकीर ज़दा आंखों में अब्रिश को देखा, जो गहरे सांस लेते आंखों में नफरत समोए इसे देख रही थी। क्या हुआ है? जरान ने इसके करीब होते इसके गाल पर अपना हाथ नरमी से रखा। इतने करीब आकर वो इससे दूर नहीं हो सकता था। अब्रिश इसका हाथ गुस्से से झटकते बेड से उठती दूर जा खड़ी हुई थी। जरान ने लब खींचे अब्रिश को देखा, जो अब बेड की दूसरी साइड की तरफ खड़ी अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़े गहरे सांस भर रही थी। इसका सांस होकने की मानंद चल रहा था, चेहरा सुर्ख हो रहा था। जरान की सांस भी धोखने की मानंद चल रहा था। जरान का चेहरा और आंखें भी जब्त से सुर्ख हो रही थी। फर्क सिर्फ ये था कि जरान की हालत अब्रिश की कुर्बत पाने के लिए हो रही थी, अब्रिश की हालत गम और गुस्से से हो रही थी। जरान अपने घने बालों में हाथ फेरते अपना निचला लब बेदर्दी से कुचलते बेड से उतरता अब्रिश की जानिब बढ़ा। क्या हुआ है? जरान ने इसकी तरफ बढ़ते पूछा। लहजा हत्ता अल मकान नरम ही रखा था, मगर जितना गुस्सा इसे अब्रिश के एटीट्यूड पर आ रहा था वो वही जानता था। वो एंड टाइम इसके जज्बातों के साथ खेल चुकी थी। तुमने कहा था तुम कभी मेरे करीब नहीं आओगी। मैं ना सोने के भी बनकर आ जाऊं, तुम्हारे मेरे नजदीक वैल्यू पीतल से भी कम रहेगी। आई एम नथिंग टू यू। फिर क्यों आए मेरे करीब? अब्रिश ने गहरे सांस लेते चीखते हुए पूछा। मैं तुम्हारे करीब आया हूँ, जरान ने तहीर ज़दा होते पूछा। इसके सवाल से ज्यादा इसके चिल्लाने पर हैरान हुआ था। लेकिन तुम भी तो यही चाहते थे। तुम खुद मेरे नजदीक आई, तुम्हारी आंखों में भी तो मेरी तरफ वाजे थी। जरान ने इसे उलझन भरी निगाहों से देखा। इसका लरसता बदन, इसका सुर्ख चेहरा, इसका चिल्लाना समझ नहीं आया था। इस वक्त वो इस पोजीशन में भी नहीं था वो कुछ समझ पाता। दिलो दिमाग तो अभी तक इससे कुछ देर वाली गुर्बत में उलझे हुए थे, जब वो सांसों से भी ज्यादा इसके नजदीक थी। वो अभी तक इसे पाने के लिए तड़प रहा था। मैं तुम्हारे नजदीक आई। अमरीश अपने सीने पर उंगली रखे तमस्कराना हंसी। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती थी तुम्हारे लफ्जों ने मुझे कितना हर्ट किया। तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम मुझे ऐसे ही एक मर्तबा ठुकरा चुकी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम मर्द नहीं हो। अब्रिश जरान की आंखों में देखते हो रहा है। अब्रिश का जख्मी दिल जरान की बेवफाई से फगार हो रहा था। वो रात पलवशा के साथ था। ये बात इसे चैन नहीं लेने दे रही। वो अपनी जलन खोलन की तरह इस पर उतार रही थी। जरान की आंखों में इसकी बातों पर दब दबा गुस्सा कूद कर आया था। आंखों की सुर्खी ने शिद्दत इख्तियार की थी, जिसे देखते अब्रिश के लबों पर सजाइया मुस्कुराहट में इजाफा हुआ था। मर्द थे तो अपनी बात पर कायम रहते। क्या हुआ? अपने ही लफ्जों से मुकर गए हो? अब्रिश जरान के करीब होते तमस्कराना बोली। जरान की बेवफाई ने इसके अंदर जरान का डर डर एहतराम सब खत्म कर दिया था। तुम मुझे एक्सप्लॉइट कर रही थी, मुझे अपने सामने ज़ेर करना चाहती थी। जो अभी कुछ देर पहले हमारे बीच हुआ वो सब तुम्हारा दिखावा था, धोखा था। जरा ने आंच देते लहजे में अपना लब बेदर्दी से काटते पूछा। मैं उसकी बाहों में इसे अपना आप सौंप चुकी थी। इसकी आंखों में अपनी तलब, अपना अक्स, अपनी मोहब्बत की आंच इसने खुद देखी थी। वो सब झूठ नहीं हो सकता था। वो गहरे सांस लेता जख्मी नजरों से अब्रिश को देख रहा था। क्या हुआ मिस्टर खानजादा? तकलीफ हुई? कैसा लगा तुम्हें? तुम्हें भी दर्द हुआ? मुझे भी हुआ था। मैंने जब मैंने दुल्हन की तरह सच संवरकर खुद को तुम्हें सौंपा था, तुमने मुझे दुत्कार दिया था। आज तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंची है। देखो खुद की तरफ। अब्रिश ने इसकी खुमार ज़दा सुर्ख आंखें और इसके गहरी होती सांसों पर सजाइया देखते मुस्कुराए। वो जरान की बात पर अपनी मुठ्ठियां दबोच क्या था। तुमने सारी हवेली के सामने मेरा मजाक बनाकर रख दिया है, अपने और मेरे रिश्ते का मजाक बना दिया।
मेरे तुम्हारे बीच कुछ नहीं है, ये हवेली की मुलाजमाओं तक को पता है। अब्रिश अब चेहरे दोनों हाथों में छुपा कर फुट फुट कर रो दी थी। और उसे कैसे बताती, वो अंगीठी में जलते बुझते शोलों की मानंद दहक रही थी। वो इस कितनी मोहब्बत करती थी, वो नहीं जानती थी, मगर इसके करीब किसी लड़की को नहीं देख सकती थी। अपनी शिद्दत का वो अंदाजा इसे निकाह के बाद हुआ था। जरान इसे ऐसे रोते देख इसकी तरफ बेकरारी से बढ़ा। वो अब ये ताल्लुक मजबूत करना चाहता था। अब्रिश के जरा सी कुर्बत में इसके अंदर इसकी तलब जग कर इसकी जान का आजार बन चुकी थी। यह तलब सिर्फ एक महरम अपनी मोहब्बत को पाने के लिए जगी थी। वो अब इससे मजीद दूर नहीं रह सकता था। आज की रात तो बिल्कुल भी नहीं। वो चाह कर भी अब दूर नहीं जा सकता था। वो अपनी बेवकूफ बीवी की तमाम गलत फहमियां दूर करना चाहता था। इसे बताना चाहता था कि वो इसके लिए क्या हैसियत रखती है। इसे वो इज्जत को मुकाम देना चाहता था जो इसका हक था। इसके पूर पूर में समा कर इसे एहसास दिलाना चाहता था वो इसका दीवाना है। इसकी धड़कन धड़कन पर अपने लब रख कर इसे बताना चाहता था कि वो इतने दिन इससे दूर कैसे रहा। इन जुदाई की सर्द रातों में इसने कैसे कैसे अजाब झेले हैं, कितना तड़पा है वो इसके लिए। मैं मानता हूँ ये मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वो अल्फाज भी नहीं बोलने चाहिए थे। इसके लिए मैं तुमसे माजरत करता हूँ। मुझे अपना रिश्ता पहली रात पूरा करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। अबिश, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। वो उसके आगे झुक चुका था। अपनी मनपसंद औरत के सामने वो झुक चुका था। अबिश हैरानगी से इसे माजरत करता देख रही थी। जरान ने इसकी कमर में हाथ डाले इसकी भीगी आंखों पर अपने लब रखे थे। वो इसे कमर से जकड़ते इसके लबों पर शिद्दत से झुका। वो अब इन गुलाब से पंखड़ियों के बगैर नहीं रह सकता था। अब्रिश ने पूरी कुव्वत से जरान को खुद से दूर धकेला था। मिस्टर खानजादा, मुझे तो लगा था आप मर्द हैं, मर्द जाएंगे मगर अपनी बात से नहीं फिरेंगे। मगर आपको तो देखकर लगता है आप तो बहुत कमजोर निकले, हवस परस्त निकले, जो मेरी बार बार दुत्कार भी मेरे नजदीक आ रहे हैं। वो जरान को 16 बार निगाहों से घूरते तंजिया बोले। वो रात पलवशा के कमरे में क्या करने गया था, क्यों गया था? जब तक इसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल जाते वो ऐसे ही चिंगारियों की मानंद सुलगती रहती। वो अपने और इसके बीच किसी तीसरे को ले आया था। वो मरते दम तक इसे माफ नहीं करती थी। जरान ने लब खींचे अपनी घनी बेड़ पर हाथ फेरते अपनी मुट्ठी सख्ती से दबोची। इसकी आंखें शिद्दत गिरिया से सुर्ख हुई थी। अब इनमें खुमार के डोरे नहीं थे, बल्कि तैश और इश्तियाल के डोरे तैर रहे थे। वो सामने खड़ी लड़की को मुसल कर रख देना चाहता था, जो उसकी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही थी। ठीक कह रही हो, ये मेरी गलती है। मैं तुम्हारे नजदीक आया, मुझे तुम जैसी औरत के करीब ही नहीं आना चाहिए था, जो अपने शौहर को एक्सप्लॉइट करे, इसे अदाएं दिखाकर इसका जब्त, इसकी बेबसी का मजाक उड़ाए। तुम इस काबिल ही नहीं हो तुम्हारे करीब आया जा सके। वो इसके करीब होते इसके बालों को मुट्ठियों में जकड़े इसका चेहरा अपने मुकाबिल करते घबराया। और किस बात का गुरूर है तुम्हें, इस खूबसूरती का? तुम्हें लगता है ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे पास है? मेरी तलब सिर्फ तुम ही पूरी कर सकती हो। मिस अब्रिश पाशा, मर्द व औरत की कमी नहीं होती। तुमने बहुत गलत अंदाजा लगाया है मेरे बारे में। मेरे लिए तुम दुनिया की आखिरी औरत नहीं हो, समझी तुम? जरान अब्रिश की आंखों में अपनी ब्राउन सुर्ख आंखें काटता इस्तेजाइया बोला था। अब्रिश पाशा कहने पर भड़ भड़ चली थी। इसने निकाह के बाद हमेशा अपने नाम से पुकारा था। आज भर से अब्रिश पाशा कह रहा था। वो हर ताल्लुक अब इससे खत्म करना चाहता था। अगर इसने इसे किसी चीज से रिहाई नहीं देनी थी तो वो थी इस कैद से रिहाई। अब्रिश इसके हिसार में नम आंखों से मुस्कुराई थी, जख्मी तंजिया मुस्कुराहट। जरान इस पर तासुब भरी निगाह डालता इसे छोड़ चुका था। वो गम और गुस्से से बेड पर पड़ी अपनी टी शर्ट की जानिब बढ़ा। वो मजीद इस औरत के साथ इस एक कमरे में नहीं रह सकता था, जो सिर्फ जज्बाती बेवकूफ नहीं बल्कि इसके नजदीक जाहिल भी थी। अब्रिश गहरे सांस लेती अब गुपचुप बेबहर लब खड़ी थी। वो अपने लफ्जों से इस शक पर यकीन की मेहर लगा चुका था। वो पलवशा के साथ इन्वॉल्व था। सरान बिना इस पर गलत निगाह डाले ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। कबर्ड से जैकेट निकालते इसने पहनी। वो कमरे में आया, अबिश वैसे ही खड़ी थी। वो ड्रेसिंग टेबल से गाड़ी की कीज पकड़े दरवाजे की जानिब बढ़ा, मगर अबिश के लफ्जों ने
نہ صرف اسے آگے بڑھنے سے روکا تھا بلکہ اس کے لفظوں نے اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ جانتی ہو تمہیں عورتوں کی کمی نہیں ہے، تمہیں اس کمرے میں رہتے ہوئے بھی کبھی میری ضرورت کیوں محسوس نہیں ہوئی؟ تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تمہاری کزن پلوشا جو ہے۔ زاران نے یہ سنتے ہی ایک جسم اس کی طرف بڑھتے اس کی گردن دبوچ گیا تھا۔ وہ اب ایک لفظ اس لڑکی کا برداشت نہیں کر سکتا تھا، اپنے کردار پر تو ایک لفظ نہیں، کیونکہ اس نے ہمیشہ خود کو سینت کر رکھا تھا اپنی محرم کے لیے۔ وہ اس پر الزام لگا رہی تھی، بہت سن لی ابرش تمہاری بکواس، اب ایک لفظ تم نے میرے کردار پر بولا تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ تم ایک بیمار ذہنیت کی عورت ہو جو سب مردوں کو صرف اپنے باپ کے جیسا سمجھتی ہے، اپنے باپ کی فطرت اپنے باپ کی خصلت اپنے شوہر میں بھی ڈھونڈتی ہے۔ تم اپنے باپ کے کیے کی سزا مجھے دینا چاہتی ہو جو کہ تم نے دی، کبھی میرے نکاح سے بھاگ کر، کبھی میرے ایک کزن سے شادی کی خواہش کا اظہار کر کے۔ زاران نے اس کی گردن پر گرفت بڑھاتے دھاڑا، وہ پھر سے اپنے اور اس کے بیچ وہی سب لے آیا تھا جو اس نے اس کے قریب ہوتے سوچا تھا کہ وہ کبھی یہ تلخ باتیں نہیں دہرائے گا۔ ابرش اس کے بے رحمی گرفت پر مچل کر رہ گئی۔ چھوڑو مجھے، ابرش خود کو چھڑواتے گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ تم نے یہ بکواس میرے سامنے تو کر دی ہے، مگر کسی اور کے سامنے تم نے ایسا ویسا کچھ بھی کہا میں تمہاری جان لے لوں گا۔ زران اسے چھوڑتا گررایا تھا۔ ابرش زمین پر گھٹنوں کے بل گری گہری گہری سانس لینے لگی تھی۔ کیوں برا لگ رہا ہے تمہیں اتنا؟ کل رات کہاں تھے تم؟ اسی کے ساتھ اسی کے کمرے میں تھے۔ کیا جواب دو گے مجھے اس بات کا؟ کیا کرنے گئے تھے؟ اگر تمہارا اور اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو پھر کل رات اس کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ ابر زمین سے اٹھتی زنان کا گریبان پکڑے ہزیانے چیخے، میں تمہاری بے وفائی معاف نہیں کروں گی۔ ٹھیک کہا تم نے، میں ہر مرد میں اپنے باپ کی فطرت دیکھتی ہوں، کیونکہ میں ہر مرد کی فطرت ایک جیسی ہوتی ہے۔ میں تمہیں میسر ہوں، تم مجھ سے محبت کا اظہار کرنے لگے۔ جب میں نے تمہیں دھتکارا تو تم نے میری اوقات یاد دلا دی، اور اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے رو رہی تھی۔ زران اس کی باتوں پر ضبط سے اپنی مٹھیاں دبوچ گیا۔ جی کیا اسے بتائے وہ اسے دھتکارنے والی عورت ہوتی کون تھی؟ اس کے جسم و جان کا مالک خدا نے اسے بنایا تھا، وہ جب چاہے اس کے قریب جا سکتا ہے، چاہے اس کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ ایک بات یاد رکھنا مسٹر خانزادہ، میں زہلی نہیں ہوں، میں ابرش زاران خانزادہ ہوں۔ میں تمہارا جرم کسی صورت معاف نہیں کروں گی۔ تم مجھے یہاں قید کر کے کسی اور کے ساتھ رنگرلیاں مناؤ گے، میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ تم صرف میرے ہو، تم پر صرف میرا حق ہے، تم کسی اور کی طرف دیکھو بھی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے اس کا احساس کا نہیں پتا تھا، اس جلن کا نہیں پتا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کہ یہ تکلیف کیا ہوتی ہے، تم نے اس کے قریب جا کر بہت غلط کیا ہے، میں تمہیں اس کی سزا دے کر رہا ہوں۔ وہ اس کا گریبان پکڑتے ہزیانی رو رہی تھی۔ زران اس کی حالت دیکھتے پریشان ہوا، وہ اس کے بارے میں اتنی جذباتی ہے اسے اندازہ نہ تھا۔ یہ اس کی شدید محبت کو ظاہر کر رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا، وہ ایک بروکن فیملی اور سب رشتوں سے دور پل کر بڑی ہوئی تھی۔ وہ ضدی سیلفش نہیں تھی، صرف اس کے سوچنے کا انداز الگ تھا۔ وہ کسی رشتے پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی، وہ اعتبار اسے ابھی تک وہ بھی نہیں دلوا سکا تھا۔ وہ پلوشا کے متعلق ایسا کیوں سوچ رہی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کل رات پلوشا کے کمرے میں سے بلانے گیا تھا جب امینہ خانم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہی انہیں دوائیاں دے رہی تھی، وہی ان کا خیال رکھ رہی تھی، وہ صرف اسے بلانے گیا تھا، کمرے کے اندر قدم نہیں رکھا تھا۔ اس نے ابرش تم غلط سمجھ رہی ہو، میں اس کے کمرے میں گیا ضرور تھا، مگر جو تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ زران نے اپنی شرٹ اس کی مٹھیوں سے چھڑواتے تحمل سے کہا، یعنی وہ سب سچ ہے جو پلوشا نے کہا، وہ رانا نے کہا، کل رات تم اس کے کمرے میں تھے؟ ابرش پتھرائی آنکھوں سے دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے بولے۔ اسے لگا تھا وہ انکار کرے گا، وہ اس بات سے مکر جائے گا۔ وہ کل رات اس کے کمرے میں گیا تھا، اس سے آگے کیا معنی، کیا وجہ رہ جاتی ہے؟ ابرش میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہی ہو، مگر میرے اور پلوشا کے بیچ ایسا کچھ نہیں ہے۔ زران نے جبڑے بچھے تھے، اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، نہ اپنے کردار کی صفائی دے سکتا تھا۔ جب تم لوگوں کے بیچ کچھ نہیں ہے تو تم کیا کرنے گئے تھے اس کے کمرے میں؟ ابرش حلق کے بل چلائی، ابرش آواز نیچی۔ زران نے امشد شہادت کی انگلی اٹھائے سے وارن کیا، اوہ اچھا، اب سمجھ آیا، اس کے کمرے میں رات گئے ضرور تھے، مگر تم نے کچھ نہیں کیا، لگتا ہے
तुम इस काबिल ही नहीं हो तुम कुछ कर सको। अब्रिश इसके चिल्लाने पर भड़ भड़ जलते हुए बोली, क्या कहा तुमने? जरान ने इसकी बात का मतलब समझते से करीब हुआ। वो जरान खान ज़ादा था, गुस्से का बेइंतहा तेज मुंतकम मिजाज बंदा। अब्रिश के मामले में वो हमेशा नरमी दिखाता था, मगर वो हमेशा की तरह इसकी दिमाग की फड़कती रगें फड़का चुकी थी। जो तुमने सुना, अब्रिश ने जरान की आंखों में देखते सपाट लहजे में कहा, मैं कभी नहीं चाहता था तुम्हारे करीब ऐसे आऊं, मगर लगता है तुम ऐसे ही चाहती हो। जो तुमने इतने दिनों से तमाशा लगाया हुआ है, इसका ड्रॉप सीन आज हो जाना चाहिए। तुम इसे जो मर्जी समझो, मैं तुम्हें अपनी महरम के तौर पर ही छोड़ूंगा, तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा। ये मेरी गलती थी, तुम्हारे हकूक से नजरें चुराता रहा, आज मैं इस गलती का उजाला करूंगा। जरान की आंखों की सुर्खी देखते अब्रिश पीछे को होती दीवार के साथ जा लगी। इसके चेहरे पर छाए सर्दपन ने अब्रिश की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ाई थी। ये जरान इस जरान से बहुत मुख्तलिफ था जब ये कुछ देर पहले इसके साथ बेड पर था। अब्रिश को इस लम्हे जरान से खौफ महसूस हुआ था। जरान इसके करीब होते इसकी कलाई पकड़े बेड पर धकेल चुका था। इससे पहले कि वो उठती, जरान इस तक पहुंचते इसे काबू में कर चुका था। चंद सेकंड में ही अब्रिश पर मुकम्मल तौर पर काबू पा चुका था। अब्रिश इसकी मजबूत गिरफ्त में हिल भी नहीं पा रही थी। वो जरान खानजादा की लाइट ब्राउन आंखों में शशदर और सहमी निगाहों से इसे देख रही थी। इन आंखों में अब खुमार की जगह सुर्खी की जगह तैश इश्तियाल ने सुर्खी ली थी। इसे देखते अब्रिश का दिल खौफ से कानों में बजने लगा। छोड़ो मुझे जरान, अब्रिश ने घुटी घुटी आवाज में जरान से कहा, जो अपना पहाड़ जैसा वजन इसके नाजुक वजूद पर मुंतकिल किए हुए था। अब्रिश बमुश्किल ही सांस ले पा रही थी। यही तो तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे करीब आऊं, तुम्हें तुम्हारा हक दूं, इसलिए तो मेरा सुकून इतने दिनों से गारत किया हुआ है। जरान ने इसके छोटे छोटे टॉप पहने पर सुलगते लहजे पर बोला। वो पिछले कुछ दिनों से कितना बेसुकून था ये वही जानता था, पर जो कुछ देर पहले इसने राहत पहुंचा कर इसे बदसुकूनी दी थी, इसने तो इसकी दिमाग की तनाबें हिला दी थी। हक मलकियत रखने के बावजूद इसे ऐसे धुतकार रही थी, वो होती कौन थी आखिर ऐसा करने वाली? जरान ने गुस्से से इसकी ब्यूटी बोन पर पूरी शिद्दत से दांत काढ़े थे। इसकी बेरहम शिद्दत पर अब्रिश की चीख तक हलक में घुट कर रह गई थी। माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे, जिसे देखते जरान के गुस्से इश्तियाल में मजीद इजाफा हुआ था। ये लड़की इससे डरती थी, मगर अपनी जहरीली जुबान का जहर इस पर उगलना सीखता हुआ छोड़ती थी। जरान इसके कुछ देर पहले के अल्फाज याद करता मजीद था। जरान ने जरा सा ऊपर होते अपनी जैकेट और शर्ट उतार कर दूर उछाली। यह देखते अब्रिश उसकी गिरफ्त में माही बे आग की तरह तड़प रही थी। इसकी हथेलियां भी पसीने से भीग गई थी। अभी तो इसने अपना हक लिया भी नहीं, अभी से तुम्हारी पेशानी पर ये मोती चमकने लगे। जरान ने उसके माथे पर चमकते पसीने की बूंदें देखते सजाइया मुस्कुराए। मैंने कभी नहीं चाहा आप मतलब मेरे नजदीक ऐसे आए, वो मुश्किल बोली। जरान की सर्द चुप नजरें इसे बोलने ही कहाँ दे रही थी। अब्रिश के आप कहने पर जरान खानजादा का इस्तेजाइया कहका बुलंद हुआ। नो नो बीवी, मैं इतनी इज्जत डिजर्व नहीं करता। वही बकवास करो जो तुम अभी थोड़ी देर पहले कर रही थी। मैं मर्द नहीं हूँ। मैं मर्द होता अपनी बाकी बात पर कायम रहता। मैं हवस परस्त इंसान हूँ। हाँ, वो बोला नहीं धाड़ा था। अब्रिश इसकी सख्त गिरफ्त पर धाड़ पर लरस कर रह गई थी। मैं तुम्हारी हरकतें इतने दिनों से इनको इग्नोर कर रहा था, आज तुमने हर हद पार कर दी। मेरे करीब आकर मेरे इमोशंस का मजाक बना रही थी। क्या समझा था तुमने तुम ये सब करोगी और जरान खानजादा बर्दाश्त करेगा? मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही थी। जरान इसकी कलाइयों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता सर्द आवाज में गरज उठा था। इसकी नाजुक कलाइयों पर इसकी गिरफ्त सख्त से सख्त होकर होती जा रही थी। अब्रिश इसकी गिरफ्त में साकत से बेबसी से तफसीर बनी हुई आंसू बहाने पर मजबूर हो गई थी। इसकी कलाइयों को अपनी मजबूत हाथों में लॉक किए हुए था, इसकी टांगों तक को लॉक कर चुका था। अब्रिश को अंदाजा हुआ था वो कभी इस पहाड़ी वजूद का मुकाबला नहीं कर सकी। सारा तंतना, सारी हर डरने कुछ ही लम्हों में खत्म हो गई थी। जरान की सर्द सुर्ख आंखों से अब्रिश को अपनी रूह फना होती महसूस हो रही थी। इसे अब एहसास हुआ था वो भूखे शेर के पिंजरे में हाथ डाल बैठी है। नो नो बीवी, अभी इन आंखों पर जुल्म मत करो, रात बाकी है।
बात बाकी। जाने मन, अभी तो पूरी रात पड़ी है। तुम्हारे इन आंसुओं के लिए जारान कहते इसके बदन को इसके पर्दे से भी आजाद कर गया, जिसे खुद पर सजा कर वो इसका चैन करार लूट चुकी थी। जारान, अब्रिश बेबसी से शिद्दत से रो पड़ी। कहा था तुमसे कि मैं मुंतकम मिजाज बंदा हूँ। जब तक किसी का दिया हुआ कर्ज मैं सूद समेत ना लुटा दूं, मुझे चैन नहीं आता। तुम मुझे तड़पाना चाहती थी, अब मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। बताऊंगा तुम्हें एक शौहर की इज्जत कैसे की जाती है। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं, अब तुम मिसेस जरान खानजादा, तुम मुझ पर एतबार भी करोगी और मेरे सामने अपनी जुबान भी बंद रखा करोगी। मुझ पर इल्जाम लगाते हुए 100 बार सोचोगी। वो गुर्राते हुए इसके लबों पर झुक चुका था। जरान का लफ्ज कुछ देर पहले वाला हरगिज न था, पहले से भी ज्यादा दहकता हुआ से शिद्दत लिए हुए था। जरान खानजादा अपना गुस्सा, इश्तियाल, जुनून इसके नाजुक लबों पर उतारता रहा। पहले का जब्त आजमाया, फिर इस पर इल्जामात लगाए। इससे भी दिल ना भरा था, इसने नामर्द होने का ताना दे दिया। हर मर्द की तरह यह ताना इसे नेज़े की तरह चुभा था। अपना इश्तियाल आपा वो खोता जा रहा था। जरान ने गुस्से से अब्रिश के लबों पर शिद्दत से अपने दांतों का दबाव बढ़ाया। इसकी बेरहमी पर अब्रिश की सिसकियां बरामद हुई। वो उसकी गिरफ्त में साकत हुई थी। जो थोड़ी बहुत मजामत कर रही थी वो भी दम तोड़ चुकी थी। वो बेरहम बना उसकी सांसें अपनी सांसों में उंडेल चुका था। यहाँ तक कि अब्रिश के लबों से निकलता खून इसने अपने हलक में उतारता महसूस हुआ, मगर आज वो पीछे हटने को तैयार न था। इसकी गिरफ्त में लड़की हर बार इसके जब्त का इम्तिहान लेती ही थी। आज भी इसके दिमाग के ढीले स्क्रू टाइट करने का इरादा रखता था। जरान बेरहम बना इसकी सांसें चुरा रहा था। अब्रिश इसके हिसार में साकत हुई थी। इसके दम तोड़ती मज़ाहमत महसूस करते जरान ने इसके लबों को अपने बेरहम लब से आज़ादी दी। रिहाई मिलने पर अब्रिश गहरी सांस लेते अपना सांस बहाल करने लगी। इसकी कलाइयां अभी तक जरान की गिरफ्त में थी। वो भी अपनी बेतरतीब सांसों को बेहाल करता अब्रिश को सिर्फ आंखों से देख रहा था। अब्रिश अब गहरे सांस लेते सहमी निगाहों से जरान को देख रही थी। कुछ देर वाला तानाहट, दरमी और आंखों से लपकते शोले सब खत्म हो चुका था। इसकी काल सी ब्राउन आंखों में ठहरा पानी भी खौफ के मानंद साकित हो चुका था। जितना जुल्म जरान खानजादा ने कुछ ही लम्हों में इसके लबों पर ढाया था, वो इससे शदीद खौफजदा हो चुकी थी। जरान की नजर इसकी सहमी निगाहों से होते इसके नाजुक लबों पर जा ठहरी। जहां गहरा जख्म था, जरान ने इसके लबों पर नन्ही नन्ही खून की बूंदें देखते एकदम इसकी कलाइयां अपनी मजबूती से की गिरफ्त से आजाद की। जरान की उंगलियां बेख्तियारी में बहुत नरमी से इसके जख्मी होंठों को सरसरा गई थी। वो उसकी कलाइयां छोड़ चुका था, मगर वो अभी भी मजाहमत नहीं कर रही थी। वैसे ही इसे खौफ से देख रही थी। इसकी आंखों में शदीद खौफ देखते जरान ने गुस्से से अपने जबड़े खींचे थे। वो कैसे इसे तकलीफ पहुंचा सकता है। इन लबों का जाम पीकर भी थोड़ी देर पहले इसने जो सरूर हासिल किया था वो दुनिया में कहाँ मिलना नामुमकिन था। जिन लबों के नरमाहटों ने सुकून दिया था, अब इन्हीं लबों पर वो इतनी बेरहमी दिखा चुका था। वो ये क्या करने जा रहा था? अपने ही महरम, अपनी ही मोहब्बत के साथ जबरदस्ती करने जा रहा था। वो भी एक कमजोर औरत पर, जिस पर वो कुछ ही लम्हों में काबू पा गया था, पर कुछ भी ना कर सकी। गुस्सा इश्तियाल निकालने का ये कौन सा तरीका था? जरान ने लब भींचते हुए अब्रिश को देखा। इसकी कलियों से भी नाजुक बदन पर अपना बोझ कम किया। वो थोड़ा सा ऊपर हुआ था। आई एम सॉरी। जरान ने अब्रिश के जख्मी होठों पर नरमी से अपने लब रखे। अब्रिश जरान को यकटक बेयकीन निगाहों से देख रही थी। मुझे गुस्सा मत दिलाया करो अब्रिश, मुझे गुस्से में खुद पर काबू नहीं रहता। मैं ये नहीं करना चाहता था। जरान ने नरमी से अपने अंगूठे से इसके जख्मी लब सहलाते हुए इसके खौफ और बेयकीनी सहमी भीगी आंखों पर अपने लब बारी बारी रखे। इनमें ठहरा पानी इसकी नरमी पर आंखों से आरस पर बह उठा था, जिन्हें जरान ने कीमती मता की तरह अपने लबों से चुन लिया था। वह इसकी नरमी पर अब बाकायदा रोना शुरू हो चुकी थी। जरान इसे रोता देखकर सर्द सांस खींच गया। इसकी सख्ती पर पलकें भी नहीं छपक रही। अब इसकी नरमी पर दरिया बहा रही थी। इसके साथ क्या सलूक करे वो समझ नहीं पा रहा था। प्यार की जबान वो समझती नहीं थी और सख्ती वो करना नहीं चाहता था। जो भी था, जैसे देर पहले इससे दूर नहीं जा सकता था, अब इससे दूर जाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। वो जिस हुलिये में थी, इसके सामने थी, वो इसके जज्बात पहले से भी ज्यादा भड़का चुकी थी। जनान खुद पर हजारों पहरे बिठाकर इससे दूर हुआ तो अब्रिश रुख पलटे, जारों कतार रोने लगी। अब्रिश, जरान ने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा।
आई हेट यू मिस्टर खानजादा, आई हेट यू। अभिश इसका हाथ झटकते यूं ही रुख पलटे हिचकियों से रोने लगी। जरान काफी देर तक इसकी हिचकियां सुनता रहा, जिनमें गुजरते वक्त के साथ साथ इजाफा हो रहा था। वो अपनी कनपटी मसलता खुद पर काबू पा रहा था। न इसकी हिचकियां बर्दाश्त हो रही थी, ना ही इसकी रनाइयों से भरपूर महकता वजूद। इसकी दूधियां शिफाफ पुश्त पर नजरें पड़ते ही जरान की आंखों में फिर से खुमार की सुर्खी तारी हुई। अमृश, मेरा पलवशा से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कभी इसे बुरी नजर से नहीं देखा। मैं इसके कमरे में इसलिए गया था क्योंकि मूरे की तबीयत खराब हो गई थी। जरान इसे सीधा किए एक बार फिर से इस पर गहरी घटा बनकर छाया था। वो इसकी तमाम गलतफहमियां दूर करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था। इसमें इसकी खुद की ही ख्वाहिश ज्यादा थी। अब वो अपने महरम की रनाइयों को मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकता था, और वो भी यही चाहती थी। अब मगर अपनी जिद्दी तबीयत के बायस वो कभी ये नहीं करेगी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो जानता था। जरा ने मुफाहमी अंदाज अपनाते हुए इसके सामने फिर से झटकते झुकते इसकी गलत फहमी दूर करनी चाहिए। मम्मा, मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज तुम जिस तरह इस पलवशा को मुस्कुराते हुए गौर से देख रहे थे, तुमने कि मुझे इतने गौर से नहीं देखा। मैं तुम्हारे सामने छोटे छोटे टॉप पहनकर घूमती रही, मगर फिर भी तुमने मुझे एक नजर नहीं देखा। तुमने ठीक कहा था, मैं अब कभी तुम्हारे दिल की धड़कनें नहीं बढ़ा पाऊंगी। तुम इसी पलवशा चुड़ैल को डिजर्व करते हो, जिससे तुम्हारी मोरे तुम्हारी शादी कराना चाहती है। अब्रिश जरान का सीना अपने नाखूनों से नोचते टूटे लफ्जों से हिचकियों के दरमियान बोल, तो जरान की लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उमड़ी थी। इसकी नरमी देखते ही वो भीगी बिल्ली से फिर से बकरी शेरनी बन चुकी थी। अपने सीने पर इसके नाखूनों के बेरहम खरोंचे देखता वो गहरा मुस्कुराया। इसने अपने होठों के जख्म का बदला बड़ी शिद्दत से लिया था। जरान के सीने पर इसकी दी हुई खरोंचों पर खून की नन्ही नन्ही बूंदें उभरी थी, मगर इस वक्त इसकी दी हुई खरोंचों पर भी सुरूर हासिल हुआ था। वो जैसी भी थी, जितनी भी बेवकूफ जिद्दी सही, मगर इसकी पोजेसिवनेस देखते वो अंदाजा लगा चुका था वो इसे इससे कहीं ज्यादा चाहती है। ये एहसास काफी जानलेवा था, वो इससे इतनी मोहब्बत करती। पहले नहीं देखा था तो तुम्हें आज देख लेता हूँ। सच बताओ, तुम सर से पैर तक कयामत हो। तुमसे पहले मैंने इतना हुस्न नहीं देखा, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी औरत को ऐसे नहीं देखा। जरान ने गहरी नजरें इसके वजूद पर गाड़ी तो अमरीश का चेहरा तांबे की मानंद सिर्फ हुआ। वो कब से अपना जख्मी लब कुचल रही थी। जरान मुस्कुराते हुए इसकी जख्मी लबों पर झुका तो अमरीश से झटकते हुए अपना मुंह फेर गई। इसके सीने पर दबाव डालते इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। जरान इसके ऐसे झटकने पर इसे सर्द निगाहों से देखे गया। जो भी हमारे बीच पहले हुआ इसे भूल जाओ। मैं भी ये सब नहीं चाहती थी, अब्रिश ने जरान के सर्द आंखों में देखते देखते बेरुखी से कहा। जरान के कुछ देर पहले वाली जुनूनियत वो भूल नहीं पा रही थी। वो इससे खौफजदा हो चुकी थी। दूसरा, वो पलवशा के मामले में अभी तक इस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। जरान इसके सपाट सर चेहरे को कुछ पल देखता रहा। अ, वो अगर वो अगर आज अब्रिश से नरमी बरतता, यकीनन वो इसकी नरमी का नाजायज फायदा उठाकर इस रिश्ते को कभी आगे बढ़ने ना देती। वो इसकी जिद्दी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ था। इसे इसके मुताबिक ही डील करना था। प्यार की जुबान नहीं, इसकी बीवी की जुबान जो समझती थी, वही अपनाने का इरादा रखता था, क्योंकि वो आज की रात इससे दूर नहीं हो सकता था। इसकी मेहनत थी, इसकी मोहब्बत। इसे ये कहने में कोई आड़ नहीं था, वो उसकी खूबसूरती से बहक चुका था। अवनीश को कोई हक नहीं था वो अब इसे खुद से दूर कर दी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी मर्द और औरत के जज्बात में फर्क होता है। वो भी एक शौहर के एहसासात वो कभी नहीं समझ सकती। अवनीश जरान को दोनों हाथों से दूर धकेलती उठी। जरान ने मुस्कुराते हुए इसे अपने हिसाब से आजाद किया। अवनीश जल्दी से बेड से उठी। इससे पहले वो बेड से उतरती जरान इसे कलाई से खींचते खुद पर गिरा चुका था। नो नो बीवी, जो सीन कुछ देर पहले तुमने कंटिन्यू किया था, इसका क्लाइमेक्स तो आज रात ही होगा। अगर खुद को मुझे सौंप दोगी तो वादा करता हूँ तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगा। अगर मजामत करोगी तो तुम्हें मजामत की सूरत में तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहता। जरान ने इसके बालों को पीछे से पकड़ते इसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। मैं खुद को तुम्हें कभी नहीं सौंपूंगी। अब्रिश जरान की आंखों में देखते बोल। ओके, एज यू विश बीवी। एक एडवाइस मेरी हमेशा याद रखना, आइंदा कभी मेरे सामने ये वल्गर नाइटीज मत पहनना। सारी फसाद की जड़ ये नाइटीज तो थी। वैसे मुझे यकीन है तुम आइंदा मेरे जज्बात
भड़काने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि आज की रात तुम्हें हमेशा याद रहेगी। जरान महन सा मुस्कुराता रुख पलटे इसके लबों पर झुका था। इसका लम्स पहले से भी ज्यादा नर्म था। वो पहले जुबान से सिर्फ इसकी इस जख्म पर मरहम लगा रहा था, मगर इसकी कलाइयों पर इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। भीगती रात के साथ अब्रिश की मजाहमत पर इसका हिसार सख्त और गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। गुजरते लम्हों के साथ साथ अब्रिश की मजाहमत पर इसकी शिद्दतों में जुनून शामिल होने लगा था, जो अब्रिश के कमरे में गूंजती मध्यम सिसकियों का बायस बन रहा था। वो इसके पूर पूर को अपनी मोहब्बतों और शिद्दतों से महका कर इसके अपना बना चुका था। जरान की आंख खुली तो दिन के 12 बज रहे थे। वो सुबह ही तो सोया था, बड़े अरसे बाद इसे पुरसुकून नींद आई। इसने खुद से भारी कंबल हटाते हुए इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। अब्रिश सामने ही ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी थी। ब्लू वेलवेट का ड्रेस पहने, गले में नेट का दुपट्टा डाले हुए थी। आज इसे उठते ही साथ ही तमीज वाले हुलिये में देखकर इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। यकीनन ये रात वाले हादसे के बाद ही मुमकिन हुआ था, वरना पिछले कुछ दिनों से वो इसका काफी खून जला चुकी थी। वो वाकई में जिद्दी थी। रात के इस हिसार में वो अपनी जिद और हट धर्मी पर कायम थी। वो रात के आखिरी पहर में इसकी शिद्दतों से बेहाल होते हुए भी मजामत कर रही थी। इसके बायस वो इसे ना चाहते हुए भी हर्ट कर चुका था। जरान ने बेड क्राउन के साथ टेक लगाए इसे गहरी नजरों से देखा। इसकी बल खाती कमर देखकर जरान खानजादा के जज्बात फिर से भड़के थे, मगर दोबारा अपनी जंगली बिल्ली के पास जाने का मतलब था खुद को जख्मी करवाना। अब वो इसे गहरी निगाहों से देखते सोच रहा था, इसके साथ कैसा रवैया अपनाया जाए। वो नरमी बरतने के काबिल तो हरगिज न थी। जरान ने अपने सीने के जख्म पर उंगली फेरी, जहाँ शदीद जलन हो रही थी। क्या रात की इस पागल बीवी ने आखिरी लम्हात में इसकी नरमी दिखाने पर इसे बहुत शिद्दत से दिए थे। जरान ने कुछ सोचते हुए अपने पास पड़ी ब्लैक टी शर्ट उठाकर पहनी और अपने बालों को उंगलियों से सेट करते हुए एक ही जिस्म में इस तक पहुंचा। अमरीश इसे देखते घबराते हुए ड्रेसिंग मिरर के साथ जा लगी। आंखें रोने से सुर्ख हो रही थी। जरान की रात की शिद्दतें वो भूल नहीं पा रही थी। इसे खुद की तरफ राग़िब करता रात इसे काफी महंगा पड़ गया था। इसने सोच लिया था वो आइंदा कभी इस पहाड़ी खान के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी। अपने नेट के दुपट्टे को इसने अच्छी तरह खुद पर कवर किया। इसके पास बड़ी शाल या दुपट्टा नहीं था, वरना वो इसकी निगाहों से खुद को छुपा कर रखती। यहाँ तक कि नेट टेंट भी होता तो वो भी इसकी गहरी गर्म निगाहों से छुपाने के लिए ओढ़ लेती। जरान की गर्म निगाहों में आज देती जज्बों की शिद्दत थी। वो इसे बहुत गहराई से देख रहा था। अब्रिश मजीद घबराई और फिर से इस पहाड़ी फान की शिद्दतें सहने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। ना ही वो इसे खुद के करीब आने देना चाहती थी। इसकी बेवफाई वो अभी तक भूली नहीं थी। इसके खुद को छुपाने और इसके यूं घबराने पर मुकाबिल के लबों पर गहरी मुस्कुराहट चल। इतना छुपा क्यों रही हो खुद को? रात ही तो सारे पर्दे गिर चुके हैं। तुम्हारा सब कुछ तो मैं देख चुका हूँ। अब क्या फायदा खुद को छुपाने का? जरान के लबों पर गहरी तंजिया मुस्कुराहट बिखरी। इसके यूं खुद को छुपाने पर जरान के माथे पर बल पड़े थे। वो इसे अपना चुका था, मगर वो यकीनन अभी तक रात की बेबुनियाद बातें दिल पर लगाए बैठी थी। यकीनन इसकी बीवी अभी भी इसे सुकून में रहने देना नहीं चाहती थी। अब्रिश के तंज पर वो वहां से जाने लगी तो जरान ने इसे बाजों से पकड़कर अपने करीब किया। इसका गजेर जरान ने अंदर गुस्से से अलावा भड़क चुका था। ना चाहते हुए भी इसके लबों से तंज बरामद हुआ। ये क्या पहना हुआ है तुमने? वही शॉर्ट टॉप पहनो ना, जो रात तुमने मेरी मर्दानगी चेक करने के लिए पहना था। अमरीश ने गुलाबी होती आंखों से इसे देखते हुए खुद को छुड़ाने की नाकाम सही की। वो मुस्कुराते हुए अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया था। डर क्यों रही हो? तुम्हारी आंखों में मुझे डर अच्छा नहीं लगता। लगता है रात तुम्हें काफी हर्ट कर चुका। इसमें भी गलती तुम्हारी है। तुमने मुझे गुस्सा इतना दिलाया कि जरान के लबों पर मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। कोई बात नहीं, आइंदा मुझे गुस्सा मत दिला। मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगा। प्यार से कॉपरेट करना, मैं बहुत प्यार से पेश आऊंगा। वो इसकी आंखों में देखते इसे जता चुका था। वो अब किसी भी कीमत इसे खुद से दूर नहीं रहने देगा। और फिर जरान की आंखों में देखते इसे खुद से दूर धकेलती ड्रेसिंग रूम में जा घुसी थी। रात के हादसे के बाद अब्रिश की जुबान कहीं गुम हो चुकी थी, और जरान खानजादा को यकीन था अब इसकी जुबान कभी नहीं इसके सामने चलेगी। जरान गहरा मुस्कुराते हुए वॉशरूम में घुस गया था। डॉक्टर बाहर है। शहराम सर ने तमाम डॉक्टर्स को मीटिंग रूम में जमा होने को कहा है। डॉक्टर अनीजा ने बहारे गुल से कहा।
जो मसरूफ अंदाज में जनरल वार्ड में कुछ पेशेंट को चेक करेगी। अनीजा की बात पर इसने एक नजर इसे देखा और फिर सर चटकते अपने पेशेंट को चेक करने लगी। अनीजा बहारे का लापरवाह अंदाज देखकर ठटकी थी। डॉक्टर बहारे, जरा जल्दी आ जाइएगा। सर शहराम वक्त के बहुत पाबंद है, वो किसी किस्म के एक्सक्यूज नहीं सुनते। पूरे स्टाफ के सामने आपको डांट देंगे, फिर ना कहिएगा आपको वार्न नहीं किया। डॉक्टर अनीजा ने बहारे के चेहरे पर इत्मीनान देखकर इसे शहराम की सख्त तबीयत के बारे में आगाह करते डराना चाहा था। ओके डॉक्टर अनीजा, मैं आ जाऊंगी, मुझे अपने पेशेंट को तो चेक करने दें। बाहर डॉक्टर अनीजा को देखते मुस्कुराते हुए बोली, ओके एज यू विश। डॉक्टर अनीजा कंधे उचकाए वहां से चली गई। इसे यकीन था बाहर की अच्छी खासी आज क्लास होगी। शहराम इस हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर कितना संजीदा था, सारा स्टाफ अच्छी तरह समझता था। बाहर संजीदगी से अपने पेशेंट को चेक कर रहे कि इस वक्त जनरल वार्ड में जो मरीज थे वो फ्लू, बुखार, फूड पॉइजनिंग में मुब्तला थे। कोई भी सीरियस हालत में नहीं था। डॉक्टर बहारे, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तमाम डॉक्टर्स मीटिंग हॉल में जमा हैं, आप भी आ जाइए। डॉक्टर फुरकान बहारे को मुतला करते हुए बोला। डॉक्टर फुरकान, मेरे थोड़े से पेशेंट रहते हैं, मैं इन्हें चेक कर लूँ तो आती हूँ। बहारे ने डॉक्टर फुरकान को देखते कहा, मिस बहारे, सर शहनाम इस हॉस्पिटल के रूल्स और रेगुलेशन को लेकर बहुत सीरियस है, तभी तो यह हॉस्पिटल का मयार इतना अच्छा है। यहाँ तक कि इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन की रिपोर्ट्स इंटरनेशनल के एक जदीदे में खुल चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा का बेस्ट हॉस्पिटल गर्दाना जा रहा है। ये सर शहराम के अंदर अनथक मेहनत और काविशों का नतीजा है। आप तो यहाँ पर नहीं है, मगर वो पिछले 6 माह से इस हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं। 6 महीनों में इन्होंने इस हॉस्पिटल का कारकर्दगी को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। क्या बंदा है वो, आई एम इम्प्रेस्ड। डॉक्टर फुरकान की बातों पर बहारे ने इस्तज़ाइया निगाहों से फुरकान को देखा, जो शहराम से काफी इम्प्रेस नजर आ रहा था। आप चाहे मैं आती हूँ, बहारे ने सपाट लहजे में कहा। इससे ज्यादा शहराम की तारीफें नहीं सुन सकती थी। इसके नजदीक शहराम की काबिलियत ये थी कि वह जब ये सब कुछ अपने बलबूते पर करता जो इंसान इसकी जिद पर अपनी पढ़ाई छोड़ सकता था। इसमें भला क्या खूबियां हो सकती थी जिसने एक जिद की बिना पर अपना मुस्तकबिल तबाह कर दिया। तो कैसे इसका हॉस्पिटल का मुस्तकबिल हो सकता है? जमीन दादी की दी हुई थी, सरमाया जरान लाला का दिया हुआ था। हॉस्पिटल की रेपुटेशन अच्छी होनी ही थी। इतने काबिल यंग डॉक्टर्स इस हॉस्पिटल में हायर थे जो सिर्फ कुछ करने के ख्वाहिशमंद थे। इनमें से कुछ करने का बहुत पोटेंशियल था, वरना इनकी तनख्वाहें न होने के बराबर थी। पिछले एक हफ्ते से शैतान इस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था। इसने देखा था तमाम डॉक्टर्स कितनी अच्छी तरह हॉस्पिटल को संभाल रहे हैं। शहराम के बगैर यह हॉस्पिटल अच्छा ही चल रहा था। मीटिंग में वो क्या करने वाला था? ना इसके पास काबिलियत थी, ना कोई डिग्री। बाहर झुंझलाते हुए स्टेथोस्कोप अपने गले से उतार कर एक बच्चे को चेक करने लगी, जिसे निमोनिया की तशखीस हुई थी। शहराम पिछले एक हफ्ते से हवेली नहीं आया था, ना ही वो हॉस्पिटल आ रहा था। वो कहाँ था इससे पूछना भी जरूरी नहीं समझा था। वह इसकी गैर मौजूदगी पर बहुत खुश थी। हवेली होता तो वो इसे यकीनन रात भर अपनी शिद्दतों से जगाए रखता। हॉस्पिटल की टफ ड्यूटी निभाने के बाद वो इसे नहीं झेल सकती थी। अब वो वापस आ गया था, यकीनन वो अब अपनी शिद्दतों से उसकी नींद और अजाब किए रखेगा। तो उसके बगैर नहीं रह सकता था, वो जानती थी। पता नहीं एक हफ्ता कैसे गुजार लिया था। बहारे गुस्से से झुंझला कर रह गई। बहारे ने शहराम से एक मर्तबा भी नहीं पूछा कि वो कहाँ है, मगर वो रोज एक हफ्ते के दौरान इसकी ड्यूटी के दौरान फोन करता था। इसे कोई मसला परेशानी तो नहीं? इसने हॉस्पिटल पहुंचते इसे कॉल जरूर करता, और इसके हॉस्पिटल से ऑफ होने पर भी इसे कॉल जरूर करता था। चलिए ये बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।